हमारे विचार और हमारे भावनाएं इतने सूक्ष्म होते हैं जिनसे हमारा सूक्ष्म शरीर निर्मित होता है, और उस बेहोशी में ही एक पैटर्न पे जीता चला जाता है। जिस पैटर्न पर उसने जीवन जिया है उस पैटर्न को तोड़ सके, उस जागने की विधि का नाम है ध्यान। और बच्चों को बचपन से ही ध्यान की दीक्षा दी जानी चाहिए। इस तरह की ट्यूनिंग को रीट्यून करने का पहला तरीका क्या है, जहां आप ऑब्जर्व करना शुरू करें चीजें? उन्होंने कहा आगे क्या करना है, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 3 स्टेजेस हैं जिनमें आप ध्यान को उपलब्ध होते हैं कि बच्चों को कैसे इस दिशा में ले जाएं। आप एक कप चाय भी पीते हैं तो होश पूर्वक नहीं पीते हैं, आप उस समय अखबार भी पढ़ रहे होते हैं, टीवी भी देख रहे होते हैं, गप भी मार रहे होते हैं और चाय पूरी बेहोशी में पी जाते हैं। आज के यूथ में जो थोड़ी सी, ये मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, हो सकता है कई लोगों को ये अच्छा ना लगे, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी उद्दंडता है। जितनी भी समस्याएं टीनेजर्स की हैं, ना तो उपदेश देने से उनको समझाया जा सकता है। इस जीवन का मृत्यु के समय अंत नहीं होता है। जो बोएंगे बीज वही काटेंगे फसल। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्न बोध, अराइज अवेक एंड स्ट्राइव फॉर नॉलेज। नमस्कार। नॉलेज क्या है? अवेक होना क्या है? कैसे हम अपनी लाइफ में हर किस्म का सुख प्राप्त कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं? ध्यान लगाने के क्या तरीके हैं जबकि इतना शोर और केओस है? आज मैं जिनके सानिध्य में हूं, ही टेल्स यू एग्जैक्टली हाउ टू डू दैट। आज मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं द इंडिक पेन उत्तिष्ठ भारत सीरीज में, वो लाखों लोगों को इस दिशा में प्रेरित कर रहे हैं। मेरे साथ हैं साक्षी श्री जी। गुरुजी ने कई युवाओं को आज तक अपने कई दशकों में ये राह दिखाई है कि वे जो प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में वो प्राप्त कर लेते हैं। साक्षी श्री जी एक स्पिरिचुअल गुरु हैं, एक मिस्टिक हैं। वे साइंस डिवाइन फाउंडेशन को लीड करते हैं और साइंस डिवाइन मूवमेंट के माध्यम से पूरे विश्व में कॉन्शियस लिविंग के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। आइए आज जानते हैं कि कॉन्शियस लिविंग क्या है, और आपके और मेरे मन में मेडिटेशन को लेके, मैनिफेस्टेशन को लेके, प्रीवियस लाइफ को लेके और फ्यूचर को लेके जितने सवाल हैं, उन सवालों पर उनसे चर्चा करेंगे। आइए, लेट्स वेलकम साक्षी श्री जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द इंडिक पेन उत्तिष्ठ भारत सीरीज में। थैंक यू सो मच देविका, आई एम फीलिंग सो ग्लैड। गुरुजी, आज हमारे लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपसे कोई मिलता है तो उसमें जो एक नई ऊर्जा का संचार होता है, विच इज सो ऑटोमेटिक। आज मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ और मिलते ही मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायद ये आपकी और मेरी पहली मुलाकात नहीं थी, और उसके पीछे मुझे लगता है कारण ये भी है कि प्रारब्ध जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेरा पहला सवाल आज आपसे इसी मुद्दे पर रहेगा कि प्रारब्ध क्या है और लोग इसे कैसे महसूस कर सकते हैं। क्योंकि एक जब छोटा अबोध बालक होता है तो हम, मेरी माँ जैसे मुझे बताती थी, या मैं जब माँ बनी, कुछ समय तक बच्चे जो नींद में हंसते हैं, रोते हैं, वो अपना पुराना जीवन उनके दिमाग में चल रहा होता है, उस पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो प्रारब्ध क्या है गुरुजी, और हम समय के साथ प्रारब्ध को क्यों भूल जाते हैं? Okay, no doubt, very meaningful question, and it has become quite relevant because it is being discussed all through the whole world. And I have to tell you that भारतवर्ष वह अद्भुत देश है जिसने सारी दुनिया को कर्म का सिद्धांत दिया, जिसे आज लॉ ऑफ कर्मा के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। और लिपिका जी, मैं आपको बहुत सरल शब्दों में कहना चाहूँ तो कर्म का सिद्धांत सिर्फ इतना है, एज यू सो सो शैल यू रीप। जो बोएंगे बीज वही काटेंगे फसल। हम जो कुछ आज कर रहे हैं उसका परिणाम निश्चित रूप से
कल हमें मिलेगा, और कल हमने जो कुछ किया है उसका परिणाम हमें आज मिल रहा है। तो हमने जो जीवन जिया है, इस जीवन का मृत्यु के समय अंत नहीं होता है। इस शरीर का तो अंत होता है, लेकिन जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारी इमोशंस हैं, हमारे विचार और हमारे भावनाएं इतने सूक्ष्म होते हैं जिनसे हमारा सूक्ष्म शरीर निर्मित होता है। स्थूल शरीर तो गिर जाता है मृत्यु के समय, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें हमारे इस जीवन के सारे विचार और सारी भावनाएं शामिल होती हैं, वह पूरा का पूरा सूक्ष्म शरीर दूसरे गर्भ में प्रवेश करता है। तो जो जीवन हमने जिया है, वो थॉट्स, वो इंटेंशंस और वो सारी इंटेंसिटी, वो सब उस गर्भ में सूक्ष्म शरीर के साथ प्रवेश करती है। और जब नया जन्म होता है तो वो चिप उस नए जीवन में उपलब्ध होती है। तो उसमें जो कुछ हमने पिछले जन्मों में अब तक, वो सब संग्रहित है, और उसका एक हिस्सा जो संग्रहित है, उस पूरे समूचे हिस्से को हम कहते हैं संचित कर्म। और फिर धीरे धीरे जब बच्चा जन्म लेता है तो इस जीवन में हमें जिन कर्मों का फल भोगना है, उन सारे कर्मों की श्रृंखला को हम कहते हैं प्रारब्ध। यानी इस जीवन में संचित का एक छोटा सा हिस्सा हम इस जीवन में भोगते हैं, और उसके बाद जो हम डेली कर्म भोगते हैं उनको हम कहते हैं क्रियमाण कर्म। तो ये जो संचित कर्म हमारे आते हैं, क्योंकि हमारा जीवन जीने का एक पैटर्न बन जाता है। जैसे आज हम जो जीवन जी रहे हैं वैसे कल जीते हैं, वैसे परसों जीते हैं, और वही जीवन में एक पैटर्न बन जाता है। उसी पैटर्न पे हमारे थॉट्स और इमोशंस अगले जीवन में भी चलने लगते हैं। ऐसे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्र चलता रहता है। अगर हम अनकॉन्शियसली अपने थॉट्स और इमोशंस के प्रभाव में जीते चले जाते हैं तो निश्चित हो जाता है कि जो हमारा पैटर्न है उसी पैटर्न पर हमें सुख और दुख भोगने पड़ते हैं, और उसी पैटर्न पर हम कर्म भी करते चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि उसकी जन्म के समय जन्म कुंडली बनाई जाती है, और उसके ग्रहों के आधार पर उसका विश्लेषण किया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएं जिंदगी की प्रिडिक्ट की जा सकती हैं। तो क्यों प्रिडिक्ट की जा सकती हैं? क्योंकि आदमी बेहोशी का जीवन जीने की आदत विकसित कर लेता है, और उस बेहोशी में ही एक पैटर्न पे जीता चला जाता है। तो निश्चित हो जाता है कि ये व्यक्ति जब इस समय पैदा हो रहा है, अगर ऐसे ही जो पैटर्न रहा है तो ग्रहों के प्रभाव से ये ऐसे ऐसे फिर करता रहेगा, जो पहले किया वही फिर करेगा, और एक डायमेंशन उसका बन जाएगा। तो ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से उसकी कुंडली निर्मित हो जाती है। इसे हम कहते हैं कि हम व्यक्ति के जीवन की घटनाओं को और मोटी मोटी मुख्य प्रमुख चीज़ों को उसके आधार पर बता सकते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति सचेत हो जाए, होशपूर्ण हो जाए, जिस पैटर्न पर उसने जीवन जिया है उस पैटर्न को तोड़ सके, जैसे हमेशा क्रोध से भरा जीवन रहा है, हमेशा ईर्ष्या से भरा जीवन रहा है, हमेशा लोभ करता रहा है, हमेशा शत्रुता में जीता रहा है, तो वो सब चीज़ें फिर रिपीट होंगी। लेकिन अगर व्यक्ति कॉन्शियस हो जाए, सद्गुरुओं का एक ही काम रहा है, उन्होंने लोगों को जगाने का काम किया। तो अगर हम जाग जाएं आध्यात्मिक साधनाओं के प्रभाव से, सद्गुरुओं के इम्पैक्ट से, अगर हम कॉन्शियस लिविंग के पैटर्न पर अपना जीवन जीना शुरू कर दें, तो हम वो नहीं करेंगे जो करते आए हैं, और हम चक्र को तोड़ देंगे। और जब हम चक्र को तोड़ देंगे तब हम अपना जीवन खुद निर्मित करने में सक्षम हो जाएंगे। फिर हमारे जीवन को प्रेडिक्ट कर पाना किसी के लिए संभव नहीं होगा। बड़ा से बड़ा ज्योतिषी भी नहीं बता सकेगा कि मेरा आगे का जीवन क्या होगा। गुरुजी, आपकी बातों से जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है वो ये आती है कि जब हमारी पास्ट लाइफ का
हमें नए शरीर में आकर, सूक्ष्म जो शरीर था हमारा, उसका नए शरीर में जन्म लेकर हम धीरे धीरे एक अनकॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं, अपने लिए एक साइकिल ऑफ लाइफ क्रिएट करते हैं जो अनकॉन्शियस है। और उसमें अगर कोई व्यक्ति वो कॉन्शियसनेस ले आए तो फिर वो अपने जो आने वाले जीवन है उसको पूर्णतया अपनी तरह से कंट्रोल करता है, कोई और उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि उस बोध को, उस कॉन्शियसनेस को कैसे जगाया जाए? क्या ऐसा करना चाहिए? क्या एज है जिससे हमें उस कॉन्शियसनेस को जगाने की शुरुआत करनी चाहिए? स्पेशली मैं उन लोगों के लिए पूछ रही हूँ जो एक यंग बच्चों के पेरेंट्स हैं। क्या ऐसा बोध जगाने का पहला क्या क्रिया होनी चाहिए एज अ पेरेंट टू देयर चिल्ड्रन? आपने कहा ही है, अराइज अवेक। अवेक सिंपली मीन्स कि आप जागें। और लिपिका जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जागने का सिर्फ एक उपाय आज तक पृथ्वी पर पैदा हुआ है, और उस जागने की विधि का नाम है ध्यान। और बच्चों को बचपन से ही ध्यान की दीक्षा दी जानी चाहिए। माँ बाप, शिक्षक, समाज, गुरु, सबका दायित्व है कि जितना जल्दी हो सके बच्चों को जगाने के लिए ध्यान की दीक्षा उन्हें उपलब्ध कराई जाए। और यह ध्यान की दीक्षा उन्हें तभी उपलब्ध कराई जा सकती है जब पेरेंट्स अपने दायित्व के प्रति जागरूक हों, स्वयं भी जागने की दिशा में सक्रिय हों। और जागने की दिशा में सक्रिय होने का एक ही उपाय है कि स्वयं भी ध्यान का अभ्यास करें। जब माँ बाप को ध्यान का अभ्यास करते हुए बच्चे घर में दिखेंगे तो वह बच्चे स्वयं प्रश्न करेंगे कि आखिर माँ बाप क्या कर रहे हैं। और तब माँ बाप बच्चों को अच्छी तरह समझा पाएंगे, प्रेरित कर पाएंगे, और अपने स्वयं के कृत्य से उन्हें ध्यान की दिशा में इतना तेजी से सक्रिय करने में सक्षम हो जाएंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, ध्यान का अर्थ अच्छी तरह समझ लेना जरूरी है। ध्यान का अर्थ किसी देवी देवता या गुरु के चित्र पर चेतना को, होश को केंद्रित करना ध्यान नहीं है। लोग सारी दुनिया में ध्यान के नाम पर वही करते हैं जो ध्यान का बिल्कुल उल्टा है। कोई कहता है कि मैं तो गुरुजी आप ही का ध्यान करता हूँ, कोई कहता है गुरुजी मैं तो फला भगवान जी का ध्यान करता हूँ। जबकि ध्यान का अर्थ है ध्यानम निर्विषयो मन। महर्षि पतंजलि ने कहा है ध्यान का अर्थ है बीइंग इन ए स्टेट ऑफ कंटेंटलेस कॉन्शियसनेस। जब आप होश पूर्ण तो हो लेकिन उस होश में कोई कंटेंट ना हो, कंटेंटलेस कॉन्शियसनेस। यानी जब आपके होश के सामने ना तो कोई वस्तु हो ना तो कोई विचार, इस अवस्था में होना ही ध्यान। और इस अवस्था में होने का पूरा पूरा विज्ञान साइंस डिवाइन मूवमेंट के माध्यम से मैं बड़े सरल आयामों में सारी दुनिया को उपलब्ध कराने की चेष्टा कर रहा हूँ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ध्यान का अर्थ है बीइंग कैपेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट। जब आप किसी भी चीज को देख रहे हैं, उसे देखते समय सिर्फ देखें, सिर्फ ऑब्जर्व करें, उसे जज ना करें, तो कोई विचार नहीं आएगा। इसी को कृष्णमूर्ति जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, इट इज बीइंग इन अ स्टेट ऑफ चॉइसलेस अवेयरनेस। अवेयरनेस है बट यू आर नॉट ट्राइंग टू चूज, डिस्क्रिमिनेट और डिसाइड, जस्ट ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट। गुरुजी, आपने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें करी। पहली तो ये कि अगर आपको अपने बच्चों के अंदर ध्यान की शक्ति जागृत करने की कोशिश करनी है तो उसके लिए आपको खुद उसमें घुसना होगा एज अ पेरेंट। बच्चे कहते हैं आप तो करते नहीं। जी, लीडिंग बाय एग्जाम्पल इज व्हाट यू आर सेइंग। यस। दूसरा, आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बात की और जो आज तक मुझे लगता है मैंने खुद कभी ऐसे नहीं उसको देखा, इज बगैर जज करे हुए आप कुछ चीज़ पे को ऑब्जर्व करें, उसे आप एक हाइटेंड कॉन्शियसनेस लेवल पर देख रहे होते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ध्यान। गुरुजी,
हमारे इतने नॉइज से भरे वर्ल्ड में, जहाँ रोज़ हमारे पास डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है, टीवी डिस्ट्रैक्शन है, घर में हर तरह की आवाज़ें हैं, डिस्ट्रैक्शन है, काम का डिस्ट्रैक्शन है, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस में आपका एक दिमाग एक पर्टिकुलर तरीके से चलता है, ट्यून्ड होता है, बहुत ज़्यादा क्लटर्ड होता है कई बार। तो मुझे ये समझाइए कि इस तरह की ट्यूनिंग को रीट्यून करने का पहला तरीका क्या है, जहां आप ऑब्जर्व करना शुरू करें चीज़ें और फिर उसको ना जज करते हुए ऑब्जर्व करने की शक्ति डेवलप करें। तो पहला स्टेप टुवर्ड्स दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो स्टेप क्या है? ब्यूटीफुल लिपिका जी, मैं आपसे कहूँ, महर्षि पतंजलि ने योग के 8 आयाम दिए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 4 तो बाह्य प्रयास हैं। प्रत्याहार का अर्थ है टर्निंग इन, यानी अब भीतर की ओर मुड़ जाए। हमारी इंद्रियां 24 घंटे बाहर की तरफ भाग रही है, सारी इंद्रियां बाहर के दृश्य जगत में उलझी हुई है। 5वें स्टेप पे महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रत्याहार, यानी इंद्रियों को भीतर की ओर कर लो, यानी टर्न इनवर्ड। यहां से शुरू होता है ध्यान। अब उन्होंने टर्न इनवर्ड करने के लिए क्या करना है? टर्न इनवर्ड करने के लिए संक्षेप में समझ लें तो भीतर कुछ नहीं करना है, सिर्फ बाहर दौड़ना बंद कर लेना है। जैसे आंखें अभी बाहर देख रही हैं, तो थोड़ा आंखों को बाहर बंद कर लो। अब ऊर्जा बाहर नहीं जाएगी। अब आपकी ऊर्जा अब भीतर की ओर मुड़ जाएगी। तो टर्निंग इनवर्ड से शुरू करें, यानी आपने आंख बंद किया और उसके बाद उन्होंने कहा आगे क्या करना है? धारणा, ध्यान, समाधि। ये 3 स्टेजेस हैं जिनमें आप ध्यान को उपलब्ध होते हैं। पहला है धारणा। धारणा में हम किसी एक बिंदु पर केंद्रित होते हैं। जैसे मैंने एक आयाम ले लिया श्वास का, तो हम आंख बंद कर लेते हैं और श्वास की धारणा करते हैं, यानी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि नाक के अग्रभाग पर श्वास आ रही है और जा रही है, आती और जाती श्वास को देखते रहते हैं। भगवान बुद्ध ने यह अद्भुत ध्यान की विधि दी। नाक के अगले भाग पर श्वास को फिर सिर्फ आते और जाते हुए देखते रहना। आप आंख बंद किए हैं और सिर्फ श्वास भीतर गई तो इसे महसूस कर रहे हैं। नाक के अगले भाग पर श्वास बाहर आई तो इसे महसूस कर रहे हैं। बस नाक के अगले भाग पर आती हुई श्वास और भीतर जाती हुई श्वास को महसूस करते रहे, अनुभव करते रहे। अब ध्यान को आपने श्वास पर केंद्रित कर दिया, ये धारणा हो गई। लेकिन कंसंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन। लेकिन हम शुरू करते हैं धारणा से, यानी कंसंट्रेशन से। तो कंसंट्रेशन से हमने शुरू किया। अब हमारा अगला एफर्ट है ध्यान। ध्यान का अर्थ है कि अब चेतना उसी बिंदु पर हमेशा बनी रहे, इसका प्रयास करना है। जब आप श्वास पर चेतना को ले जाते हैं तो बार बार ऐसा होगा। आपकी आदत ऐसी रही है, तो जब श्वास से ध्यान हट जाए तो ध्यान को फिर श्वास पर ले आए। डू नॉट रिपेंट। कई बार कुछ दिन तक ऐसा होता रहेगा, फिर एक समय आएगा अभ्यास करते करते कि आपका 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए ध्यान टिकने लगेगा श्वास पर। जब ध्यान श्वास पर टिकने लगेगा तो आप ध्यान की दिशा में सक्रिय होने लगे। जैसे तेल की धार आप गिराएं किसी बर्तन में और धार टूटे नहीं, इस तरह चेतना की धार श्वास पर लगी रहे, चेतना की धार टूटे नहीं, तब धारणा ध्यान बन जाती है। जब तक आप
की धारणा यानी कंसंट्रेशन टूटता रहता है। 2 सेकंड को लगा फिर चित्त कहीं और चला गया, फिर 10 सेकंड को लगा फिर चित्त कहीं और चला गया, तो ये कंसंट्रेशन का एफर्ट है। लेकिन जब आपका होश, आपकी चेतना तेल की धार की तरह लगातार श्वास पर बनी रहने लगती है कुछ समय तक, तब इसको हम कहते हैं ध्यान। और जब धीरे 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 चेतना की धार अटूट हो जाती, जब तक आप चाहें तब तक हटे ही नहीं, तब आप समाधि की अवस्था को उपलब्ध हो जाते। और जब इस अवस्था को उपलब्ध हो जाते हैं तो आप इस अस्तित्व की ऊर्जा के साथ एक हो जाते हैं। यू एक्सपीरियंस ए स्टेट ऑफ वननेस विद द होल एग्जिस्टेंस, एंड दैट इज व्हाई व्हेन यू एक्सपीरियंस दिस स्टेट यू बिकम कैपेबल ऑफ सेइंग अहम ब्रह्मास्मि। You feel as if you are not a part of the existence, but you are the whole universe itself. That is why the rishis of this country could say, Aham Brahmasmi. And the Guru says to the disciple, Tat Tvamasi, that thou art. गुरु जी, अद्भुत अद्भुत तरीके से आपने इतना सिंप्लीफाई कर दिया इस पूरे प्रोसेस को। थोड़ा और आगे चलें ध्यान की अवस्था पर विचार करने के लिए। तो जैसा अभी आपने पूछा था कि बच्चों को कैसे इस दिशा में ले जाएं, तो मैंने कहा एक तो आपने समझ लिया कि ध्यान का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों को सीधे अगर आप कहेंगे कि आप ध्यान में बैठिए और धारणा ध्यान से समाधि तक जाइए, तो बच्चों के लिए बड़ा भारी पड़ेगा। तो इसलिए पहली बात, बच्चों को ध्यान का अर्थ समझाइए, लेकिन उन्हें कहिए आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट से शुरू करो। और 10 मिनट जस्ट start watching your breath at the tip of the nose, and that's all. Give them a simple task. धीरे धीरे जब बच्चा कंसंट्रेट करने लगेगा श्वास पर, धीरे धीरे जब उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उसको बड़ा प्रीतिकर अनुभव होगा, बड़े आनंद का अनुभव होगा, and you will be able to tell and guide him that this will help you in your studies. तो 10 मिनट से शुरू कराएं, छोटी छोटी बातें दें उन्हें अभी केवल इतना कहें कि तुम सिर्फ देखना शुरू करो, और वो 10 मिनट देखना शुरू करेंगे, रोज करेंगे। रोज करते रहने का जादू इतना बड़ा होता है कि ध्यान के लिए मैं इसे महत्वपूर्ण आयाम मानता हूँ। पानी की क्या मजाल कि पत्थर को तोड़ दे, किंतु झरने से निरंतर झरता हुआ पानी कठोर से कठोर चट्टान को तोड़ देता है, चूर चूर कर देता है। अगर बच्चा सिर्फ 10 मिनट करता रहा तो उसका ये कंसंट्रेशन अपने आप ध्यान बन जाएगा, और ये ध्यान धीरे धीरे अपने आप समाधि बन जाएगी। यू स्टार्ट विथ कंसंट्रेशन, बाकी के स्टेजेस अपने आप होती चली जाती हैं, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। एक चीज़ तो ये मैं समझाना चाहता हूँ, जिसने कभी ध्यान नहीं किया है वो भी इसी तरह शुरू करे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान का दूसरा अर्थ है सिर्फ 10 मिनट के लिए ध्यान करना ध्यान का अर्थ नहीं हुआ। अगर आप चाहते हैं कि ध्यान में आप आगे बढ़ें और ध्यान की गहन संपदा आपको मिले, तो आप इस दूसरे महामंत्र को जरूर समझ लें कि ध्यान का दूसरा अर्थ है अलग से कुछ नहीं करना। जिंदगी में जो भी काम हम करते हैं उन कामों को करते समय हम होश पूर्ण होकर उस काम को करें। जैसे जीवन की दैनिक क्रियाओं को ले लें, जो छोटे छोटे काम करते हैं उन कामों को करते समय होश पूर्वक उन कामों को करें। अभी बिल्कुल उल्टा है, अभी आप सारे काम बेहोशी में करते हैं, यंत्रवत करते हैं, मैकेनिकल करते हैं। जैसे आप एक कप चाय भी पीते हैं तो होश पूर्वक नहीं पीते हैं, आप उस समय अखबार भी पढ़ रहे होते हैं, टीवी भी देख रहे होते हैं, गप भी मार रहे होते हैं और चाय पूरी बेहोशी में पी जाते हैं। ध्यान का अर्थ है जब चाय पी रहे हैं तो चाय पीते समय सिर्फ चाय को पिएं और चाय का स्वाद लें। सारी चेतना, सारी ऊर्जा, सारा होश सिर्फ चाय पीने में लग जाए। 5-7 मिनट लगता है एक कप चाय पीने में। अगर 5-7 मिनट
होश पूर्वक सारी चेतना को, सारी ऊर्जा को एक जगह सिर्फ चाय पीने में लगा दें तो चाय पीना ध्यान बन जाएगा। और चाय पीने का स्वाद, पहले जब चाय पीती थी आप, उस चाय पीने में और इस तरह होश पूर्वक चाय पीने में चाय का स्वाद, चाय की गुणवत्ता और चाय का मज़ा बिल्कुल बदल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी आदत डालें और बच्चों की भी आदत डालें। कम से कम 3 कृत्य छोटे छोटे चुन लें। जैसे अगर प्रातःकाल सो के उठकर आप चाय पीती हैं तो आप निर्णय कर लें, संकल्प ले लें कि मैं चाय पीने को ध्यान बना लूँगी। 1 कप चाय पीना आपके लिए ध्यान बन जाएगा। और धीरे धीरे अगर कुछ दिन भी आपने कर लिया तो ऐसा मज़ा आएगा कि आप पहली बार समझ पाएंगे कि ध्यान का अर्थ क्या होता है। केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने अनुभव से और स्वाद से ध्यान को समझ पाएंगी। वो आपकी चेतना को आमूल चूल रूप से बदलेगी। लोग कहते हैं ध्यान के लिए समय नहीं है मेरे पास। मैं कहता हूँ चाय तो पीते हैं आप, चाय पीने को ध्यान बना लीजिए। दूसरा स्टेप है, हर व्यक्ति हर रोज़ स्नान करता है। तो जब आप नहा रहे हैं, 15 मिनट 20 मिनट आप नहाते हैं, जब जल की धार आपके ऊपर गिर रही है उस समय जल की धार के आनंद में डूब जाएं। नहाना और नहाना, पानी की धार और आप, इसके अलावा और कोई दूसरी चीज़ आपके चित्त में आए नहीं। सिर्फ पानी का आनंद रोएं रोएं से लें और नहाते समय सिर्फ नहाएं, नहाना ही हो जाए। इसके अलावा और कुछ भी आपके चित्त में ना आए तो वो 15-20 मिनट नहाना 15-20 मिनट का ध्यान हो जाएगा। अगर रोज से आप कर सके तो ध्यान की दिशा में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम आपका उठ जाएगा। तो दूसरा स्टेप मैंने दिया कि नहाते समय आप नहाने को ही ध्यान बना सकते हैं। थोड़ा सा होशपूर्ण होने की, जागरूक होने की ज़रूरत है। उत्तिष्ठत प्राप्य वरान्य बोधयेत्, यानी थोड़ा सा जागने की, होशपूर्ण होने की ज़रूरत है। तीसरा स्टेप मैंने कहा, जब आप रात्रि में भोजन करती हैं तो सिर्फ तय कर लें कि भोजन करते समय डाइनिंग टेबल पर मैं भोजन करते समय सिर्फ भोजन करूँगी। भोजन के एक एक कण को इतना चबा चबा कर खाएं और सारी चेतना भोजन के स्वाद पर लगा दें। आप अगर 15-20 मिनट भोजन करती हैं तो 5 मिनट और बढ़ा दें। अगर आप संपूर्ण चेतना को भोजन पर केंद्रित कर देंगी तो भोजन का स्वाद बदल जाएगा। इतना चबा चबा कर भोजन खाएं और पूरी ऊर्जा, पूरी चेतना उसमें लगा दें तो भारतवर्ष का ऋषि कहता है अन्नयो ब्रह्म, वह अन्न अमृत हो जाएगा। वह अन्न, इस प्रकार से अन्न को ग्रहण करना ही परमात्मा का स्वाद आपको उपलब्ध करा देगा। और ऐसे व्यक्ति को कभी बीमार होकर डॉक्टर के पास इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो ये 3 छोटे छोटे कृत्य हैं जिनमें आप अपनी चेतना को लगाकर ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। और 10 मिनट आप ब्रीदिंग टेक्निक का उपयोग करें, बच्चों को कराएं। मेरा मानना है कि ये बहुत सरलतम तरकीब है। गुरुजी, आपने हम जैसे एज के पेरेंट्स के लिए कुछ विधियां बताई, वेरी सिंपल टेक्निक्स जो हम अपने डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। छोटे बच्चे जिस समय तक वो हमारी बात सुनते हैं एज अ पेरेंट, उनके लिए कुछ टेक्निक्स बताई हैं कि शुरुआत में उनको कोशिश कीजिए कि अपनी ब्रीदिंग पर जो है फोकस करें। लेकिन गुरुजी, सबसे बड़ा जो आज का जो मुश्किल आ रही है वो आ रही है टीनेजर्स और यूथ में। यूथ जो है, कहीं हमें ये लगता है कि हमारे जो इंडिक रूट्स हैं उनसे तो कट ही गया है, पर बहुत ही अलग दिशा में जा रहा है। उनके लिए एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, उसके जो डेफिनेशंस हैं वो बदल गए हैं। अगर आप आज के यूथ की बात करें तो वो एक ज़्यादा समृद्ध बैकग्राउंड से आए हैं हमारे कंपैरिजन में, और हमारे जो प्रीवियस जनरेशन है, तो उनका जो लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी उस हिसाब से बदलती जा रही हैं। आज उन्हें एक्साइटमेंट लगता है
एडिक्शंस में, अलग अलग तरह के एडिक्शंस उनके जीवन में क्रीपन कर रहे हैं। उन्हें आज ये लगता है कि हैप्पीनेस का मतलब है जितना पैसा है उससे और ज़्यादा पैसा हो। उन्हें ये लगता है कि मैं खुश हूँ या सुखी हूँ अगर मेरे पास बेस्ट कार हो, चाहे मैं उसके लिए कमाऊँ ना कमाऊँ, मेरे पिताजी मुझे वो अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े दे दें। और यही कारण है कि वो डिजेक्शन फेस नहीं कर पा रहे। उनका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बहुत वीक है उनकी प्रीवियस जनरेशन्स के मुकाबले। गुरुजी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आज के यूथ में जो थोड़ी सी, ये मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, हो सकता है कई लोगों को ये अच्छा ना लगे, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी उद्दंडता है। उस उद्दंडता को किस तरह से हम वापस रीचैनलाइज करके एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ला सकते हैं, आपकी बताई विधियों के थ्रू? वेरी वेरी मीनिंगफुल क्वेश्चन लिपिका जी। टीनेजर्स की, यूथ की बहुत सारी समस्याएं हैं और कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं का आपने उल्लेख किया, और मैं आपको हृदय खोल कर कहना चाहता हूं कि जितनी भी समस्याएं टीनेजर्स की हैं, ना तो उपदेश देने से उनको समझाया जा सकता है, ना उनको इंस्पायर करने से समझाया जा सकता है, ना मोटिवेशनल स्पीचेस से उन्हें समझाया जा सकता है। सिर्फ एक ही औषधि है उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। जैसा आपने कहा कि हर यूथ के दिल दिमाग में अधिक से अधिक पैसा, अधिक से अधिक पावर प्राप्त करने की होड़ लग जाती है बचपन से, तो इस तरीके से तमाम सारी चीज़ों में उनकी ऊर्जाएं उलझ जाती हैं। पाश्चात्य देशों की नकल करने में उलझ जाते हैं, नए नए ट्रेंड्स में उलझ जाते हैं, और समस्याएं अनेक हैं उनके जीवन की। लेकिन जैसा मैंने कहा, कोई भी समाधान काम नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही समाधान काम कर सकता है। आप सोचेंगे पनिशमेंट दे दें, नाइदर प्रीचिंग कैन वर्क, नार इंस्पिरेशन कैन वर्क, नार मोटिवेशन कैन वर्क, नार पनिशमेंट कैन वर्क। ओनली वन थिंग कैन वर्क, एंड दैट थिंग इज मोटिवेटिंग देम फॉर मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन इनके भीतर के रसायन को बदल देता है। जब तक भीतर का रसायन नहीं बदलेगा, बच्चे नहीं बदलेंगे। और जब तक बच्चों को मेडिटेशन के लिए मोटिवेट नहीं किया जाएगा, तब तक बच्चों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा। और ये बच्चे आज जितने बिगड़े हुए हैं या जितना बिगड़ने की दिशा में सक्रिय हो रहे हैं, उनसे ज़्यादा बिगड़े हुए बच्चे आपको अमेरिका में मिलेंगे। Before we move ahead, just a small reminder to hit the subscribe button. अमेरिका के स्कूल्स में सरेआम मर्डर्स हो रहे हैं, तरह तरह के उपद्रव हो रहे हैं। वो कल्चर धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल जाएगी। कहना चाहता हूँ कि ध्यान एकमात्र महा औषधि है इन सारी समस्याओं का समापन करने के लिए। और बच्चों को यह बताए जाने की ज़रूरत है कि उन्हें मनी चाहिए, पावर चाहिए, प्रेस्टीज चाहिए, सब जरूरी है। तो इसको प्राप्त करने का उपाय क्या है? इसको प्राप्त करने के लिए उन्हें एकेडमिक एक्सीलेंस चाहिए, उन्हें कंपटीशन में सक्सेस चाहिए। उन्हें बताया जाए कि एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए, कंपटीशन में सक्सेस के लिए, और एंजाइटी और डिप्रेशन से मुक्त होने के लिए, और अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए अगर कोई एक चीज़ जरूरी है जिससे ये सारी चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं, तो कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन का अभ्यास फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। अगर ये 10 मिनट का अभ्यास ध्यान का शुरू करते हैं और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस सिर्फ 3 चीज़ों से शुरू करते हैं, प्रातःकाल चाय या फ्रूट जूस पीते समय, स्नान करते समय और डिनर करते समय, और धीरे धीरे इस माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस को जिंदगी के हर छोटे छोटे कामों में लगाएं। अगर इतना भी हम अपने यूथ को, टीनेजर्स को मोटिवेट कर देते हैं, तो बड़ी सरलता से हम उनके भीतर के रसायन को, उनकी इनर केमिस्ट्री को चेंज करने में सफल होंगे। और इसी पृथ्वी पर एक ऐसे यूथ की फौज हिंदुस्तान में खड़ी हो सकती है जो पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकती है।
गुरुजी, इसी पर अगर मैं पूछूं आपसे, थोड़ा सा और डीप जाएं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि जैसे ही हम ध्यान लगाने की, आपने वैसे तो बहुत सिंपल टेक्निक्स बताई, डे टू डे लाइफ से उठा के की जाए, लेकिन अगर हम ध्यान लगाने की टेक्निक्स में थोड़ा और ग्रेजुएट करते हैं, मान लीजिए हम उस लेवल पे पहुंचते हैं जहां हम श्वास पे ध्यान लगाना शुरू करें, केंद्रित करना शुरू करें, आंखें बंद करके ध्यान लगाना शुरू करें, तो जो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जब भी मैंने ये ट्राई किया है, अचानक से आंसू आने लगते हैं, यू स्टार्ट क्राइंग। आप इस तरह का जो एनर्जी आप फील करते हैं, उसे हमें कैसे असेस करना चाहिए? इज़ दैट अ नेगेटिव पार्ट और अ पॉजिटिव पार्ट? उसे हमें जज करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए? अब तो आपकी बात सुनकर मुझे लगता है वो जज भी नहीं करना चाहिए हमें, जो हो रहा है उस एक्सपीरियंस को वैसे ही होते रहना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि ध्यान केंद्रित करने में इतनी दिक्कत आती है जब कोई वाकई कॉन्शियसली ये ट्राई करना चाहता है? निस्संदेह लिपिका जी, जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं तो आपके भीतर जितनी नकारात्मकता दबी हुई बैठी है, जितने सांप बिच्छू बैठे हुए हैं, जो जो चीज़ें आपने दबा रखी हैं अपने भीतर, आपने किसी को प्रेम करना चाहा था, प्रेम नहीं कर पाए, वो भी दबा लिया आपने। आप किसी को गले लगाना चाहते थे, गले नहीं लगा पाए, दूर रह गए किसी भय से। आप करना चाहते थे कुछ और करना पड़ गया कुछ और। रुचि थी संगीत में और आप टूटे फूटे मैनेजर हुए बैठे हैं किसी कंपनी में। इस तरीके से तरह तरह के आवेग, मनोवेग आप अपने भीतर दबाए हुए हैं। जब आप जरा भी शांत होते हैं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो वो जो कुछ नकारात्मकताएं आपने अपने भीतर दबा रखी हैं, उनको बाहर निकलने का मौका मिलता है और वह इस तरीके से आपको विक्षिप्त करने लगते हैं उस 10-5 मिनट में कि आप सोचते हैं कि इससे अच्छा तो टीवी खोल के देख लो या चित्त को कहीं और ले जाओ। बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए दूसरी महत्वपूर्ण बात, ध्यान के साथ मैं इस मंच के माध्यम से सारी दुनिया को बताना चाहता हूं कि जो कुछ हमने रिप्रेशन, सप्रेशन, निगेटिविटीज अपने भीतर इस जन्म में इकट्ठा कर रखी हैं, जब से हम पैदा हुए हैं तब से तरह तरह के भय, तरह तरह की वर्जनाएं, तरह तरह के रिस्ट्रिक्शन, तरह तरह के गिल्ट हमारे भीतर भरे हुए हैं। तरह तरह की कंडीशनिंग्स, समाज ने कुछ सिखाया, शिक्षकों ने कुछ सिखाया, हमारे भीतर से कुछ और आया, हमने वो की जो हमारे भीतर से आया, और एक डाइकोटमी हमारे भीतर पैदा हो गई। हम अपराध भाव से भर गए, वो भी नकारात्मकताओं का जाल बनकर हमारे भीतर बैठा हुआ है। तो इस जन्म में हमने बहुत सारा कचरा इकट्ठा कर लिया, बहुत सारे सांप बिच्छू भीतर दबा लिए अपने अनकॉन्शियस माइंड में। कई जन्मों से हम तरह तरह के सांप बिच्छू और तरह तरह की नकारात्मकताओं का कचरा लेकर आए हुए हैं। जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं, ये सारी चीजें उबाल मारती हैं। तो इसीलिए ध्यान का अनिवार्य अंग है कैथारसिस, रेचन, यानी जो कुछ हमने भीतर दबा रखा है उसे धीरे धीरे बाहर भी फेंकना है। और इसको बाहर फेंकने के लिए ध्यान का अनिवार्य अंग के रूप में हमने इनर क्लींजिंग टेक्निक, इनर क्लींजिंग डिवाइस साइंस डिवाइन के माध्यम से दुनिया को उपलब्ध कराई है। वो 15 मिनट की क्रिया है जो सायंकाल हर व्यक्ति को करना चाहिए। अगर उस सायंकाल को हम इनर क्लींजिंग डिवाइस का प्रयोग करेंगे 15 मिनट, जब भी हम रात में या शाम को बाजार से, दफ्तर से घर आते हैं, तो घर पहुंचने पर हाथ पैर धो के 15 मिनट बैठ के उस इनर क्लींजिंग टेक्निक का अभ्यास करना चाहिए। उससे हमारे इस जीवन के और पिछले जन्मों के जो इम्प्रेशंस हैं, जो संस्कार हैं, जो विकार हैं, वे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा रोज 15 मिनट का अभ्यास करने से वे निकलते जाते हैं। और प्रातःकाल हम 10 मिनट से शुरू करते हैं ध्यान, तो ध्यान में हम धीरे धीरे गहरे जाते हैं। दोनों चीज़ें साथ साथ की जाएं तो सबसे बड़ी बाधा ध्यान की खत्म हो जाती है। इसलिए मैं मानता हूं कि ध्यान का अनिवार्यतम अंग है
कैथारसिस, रेचन, किसी भी तरीके से भीतर दबे हुए नकारात्मकताओं को बाहर फेंकना। गुरुजी, एक तो हमारी बायोलॉजी है, जो हमारा साइंस है, वो हमें अपनी शरीर के बारे में, ये अंग और इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में बात करता है। एक साइंस है जो आप ध्यान के लिए बता रहे हैं, और धीरे धीरे जो है परत दर परत जो है वो खुलता जा रहा है अभी बातचीत के दौरान, कि कैथारसिस जो है वो भी एक तरह का साइंस है, जो आपने भीतर के कचड़े को बाहर निकालने। हाँ, जैसे आप रोना चाहती हैं, रोना आ रहा है, लेकिन तुरंत आ जाते हैं समझाने वाले, नहीं रोना नहीं चाहिए, और आप रोना रोक लेते हैं। इसीलिए जिन्होंने जाना उन्होंने कहा, रोना आए तो जी भर के रो लो, हंसना आए तो जी भर के हंस लो, प्रेम आए तो दबाव नहीं, प्रेम कर लो। गुरुजी, साइंस के ऊपर थोड़ा और बात करते हैं, क्योंकि आपका जो मूवमेंट है वो साइंस और डिविनिटी को एक साथ लेकर चलता है। बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आज के परिवेश में जितने ज़्यादा हमारे बच्चे अवेयर, मैं नहीं शब्द यूज़ करना चाहूँगी, बट जितने ज़्यादा उनको नॉलेज गेन करते हैं वो साइंटिफिक चीज़ों को लेकर, उतने ही ज़्यादा उनके प्रश्न उठते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि आपका जो ये साइंस डिवाइन मूवमेंट है, इसमें ऐसा क्या होता है जो बच्चों को या यूथ को जो है वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस या ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस की तरफ ले जाता है? देखिए, अगर बच्चों को अध्यात्म सिखाना है, अगर बच्चों की इनर केमिस्ट्री चेंज करनी है, अगर बच्चों को जिंदगी के गहनतम अनुभवों में ले जाना है, अगर बच्चों को सच्चे अर्थों में ज्ञान उपलब्ध कराना है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बाहर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का चाहे जितना ज्ञान का बोझ आप इकट्ठा कर लें, चाहे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ही आप बना लें, ये ज्ञान किसी काम का नहीं, 2 कौड़ी का है। असली ज्ञान जिन्होंने जाना, उन सारे लोगों ने कहा, वह भीतर कौन है जो इस सारे संसार को देख रहा है। यह सारा अस्तित्व 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक दृश्य जगत, तो दृश्य जगत के विषय में संपूर्ण जानकारी का नाम विज्ञान है, साइंस है, और दूसरा इस दृश्य जगत को देखने वाला है। ये दृश्य जगत को देखने वाला कौन है? क्या आंखें देखती है? नहीं, आंखों के पीछे कोई है। ये जो दृश्य जगत को देखने वाला है वो कौन है, यानी आप कौन हैं, उसके बारे में सम्यक जानकारी का नाम अध्यात्म है। तो जब इस दृश्य जगत को देखने वाले के बारे में, यानी स्वयं के बारे में सम्यक ज्ञान उपलब्ध हो जाता है कि मैं कौन हूं, तब पहली बार सच्चे अर्थों में आपको ज्ञान उपलब्ध होता है। बाहर के जगत से जो ज्ञान उपलब्ध होता है वो सिर्फ सूचनाएं हैं। बाहर के जगत की सूचनाओं के संग्रह को हम ज्ञान कहते हैं, लेकिन स्वयं के विषय में जो ज्ञान उपलब्ध होता है उसको हम विवेक कहते हैं, और विवेक को जगाने का उपाय है अध्यात्म की वैज्ञानिक विधि, ध्यान। तो जब हम आज के युवाओं को स्वयं के विषय में सम्यक ज्ञान, यानी मैं कौन हूं का ज्ञान उपलब्ध कराने की दिशा में सक्रिय करता हूं, तो जब तक वैज्ञानिक तल पर, वैज्ञानिक ढंग से उनको इस विज्ञान को नहीं समझाया जाएगा, वह इसे अंधविश्वास मानकर रिजेक्ट कर देंगे। और अब हमारे अध्यात्म और धर्म की भाषा बहुत पुरानी पड़ गई है। अब साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है, अब पुरानी भाषा काम नहीं आएगी। मैं नहीं कहता हूँ कि ग्रंथों में जो कहा गया है वो गलत है, सही कहा गया है, लेकिन भाषा बहुत पुरानी हो गई है। अब नए प्रतीकों की ज़रूरत है। अब साइंस और टेक्नोलॉजी के युग के बच्चों को अगर हमें वेद, पुराण और धर्म ग्रंथों का, गीता, कुरान, बाइबल का अनुभव कराना है, तोता रटंत नहीं, अनुभव कराना है, तो हमें वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को अपनाना होगा। उन वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ही वे आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर किए जा सकते हैं। अब गीता, कुरान, बाइबल की भाषा पुरानी पड़ गई है, अब नई भाषा,
नए ढंग से साइंस और टेक्नोलॉजी की भाषा में उन्हें अध्यात्म के अनुभव को उपलब्ध कराना होगा। इसीलिए साइंस ऑफ डिवाइन लिविंग का शुभारंभ किया और साइंस डिवाइन मूवमेंट का पूरी पृथ्वी पर संचालन कर रहा हूँ, ताकि गीता, कुरान, बाइबल का जो मर्म है, जो प्राण है, ध्यान, उसे मैं साइंस डिवाइन के माध्यम से लोगों के जीवन में आत्मसात करा सकूं, लोगों की जीवन शैली का अंग बना सकूं। अब धर्म को शब्दों तक सीमित नहीं किया जा सकता। We have to make it a part of life and living of every individual on this earth. Only then spirituality can survive. And for the same, this science divine movement for conscious living has been created and is being spread all over the globe for creating a new humanity on this earth, which is filled with joy from within and enjoying all the material riches and prosperity of the outside world. गुरुजी, 4 पुरुषार्थ हैं हमारे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ज़रा मुझे ये बताइए कि किस तरह से आपका जो साइंटिफिकली डिविनिटी को अटेन करने का जो तरीका है वो इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए कैसे हेल्प करता है। स्पेसिफिकली शुरुआत अगर हम करें अर्थ और काम से, फिर मोक्ष और धर्म की बात करें। देखिए, मैंने इन चारों चीज़ों को एक साथ कैसे साकार किया जा सकता है, इस दिशा में गहन शोध किया और बहुत गहरे में मैंने अपनी प्राण ऊर्जा लगाई। तो 3 महत्वपूर्ण सत्य मेरे अनुभव में प्रकट हुए और उन 3 महत्वपूर्ण अनुभवों को मैंने 3 महासूत्रों के माध्यम से साइंस डिवाइन मैग्जिम्स के रूप में सारी दुनिया को उपलब्ध कराया। पहला महामंत्र है विचार शक्ति का विज्ञान, यानी आपके विचारों में असाधारण शक्ति है। विचार शक्ति के विज्ञान के अनुसार यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट और फोकस अपॉन वेदर यू वांट इट और यू डोंट वांट इट। यानी जिन चीज़ों पर आपका विचार निरंतर केंद्रित रहता है, वह चीज़ें आपके जीवन में अवश्य प्रकट होती हैं, चाहे आप उन्हें पाना चाहते हैं अथवा नहीं पाना चाहते। इसलिए विचार शक्ति का विज्ञान कहता है कि अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को और अपनी मान्यताओं को बदलकर आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को, हर युवा को विचार शक्ति का विज्ञान पूरी तरह समझना चाहिए और इस विज्ञान को उसे अपने जीवन शैली का अनिवार्य अंग बना लेना चाहिए। इट शुड बिकम ए पार्ट ऑफ हिज लाइफ एंड लिविंग, और जो बड़ी सरलता से किया जा सकता है। और इसके लिए मैंने साइंस डिवाइन बेसिक कोर्स सारी दुनिया को निःशुल्क उपलब्ध कराया है। और इसी विचार शक्ति के विज्ञान का सार है फोकस ऑन व्हाट यू वांट, नेवर फोकस ऑन व्हाट यू डू नॉट वांट, बिकॉज वेयर एवर योर फोकस गोज दैट स्टार्ट्स मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। और तीसरा सूत्र है आपकी मांग आपको स्पष्ट होनी चाहिए। बी क्रिस्टल क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट। विचार शक्ति के विज्ञान का अगला सूत्र है यू मस्ट हैव एब्सोल्यूट ट्रस्ट that whatever you want to achieve is a wish that has been given to you by this existence. The existence wants to get it fulfilled through you. That is why it has given this wish to you. So if you have absolute trust about the fulfillment of that wish, then no power of this earth can stop its fulfillment. There are details about this dimension which one can get from the detailed basic course, but here this much is enough. And the next principle of this, समय आपके भीतर किसी चीज को पाने की चाह पैदा होती है, आकांक्षा पैदा होती है, यह अस्तित्व उसी समय आपको ग्रांट कर देता है। फिर आप कहेंगे कि फिर मिलता क्यों नहीं है? वास्तव में सिर्फ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आप रिसीविंग मोड में नहीं होते। जैसे मेरे हाथ में एक बॉल है क्रिकेट की, मैं आपकी तरफ फेंकता हूँ, बॉल आपके बगल से निकल जाएगी, आपके हाथ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप रिसीविंग मोड में नहीं हैं। और मैं बॉल आपकी तरफ फेंकूंगा लेकिन आप लपकने के लिए रिसीविंग मोड में हो जाएंगी। दोनों हाथ
उठाएंगी लपकने के लिए तो बाल आपको मिल जाएगी। रिसीविंग मोड में होना बहुत जरूरी है। तो विचार शक्ति का विज्ञान कहता है कि रिसीविंग मोड में होने का एक ही उपाय है, ऑलवेज रिमेन फिल्ड विद एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। अगर आप कृतज्ञता के भाव से भरी होती हैं तो आप रिसीविंग मोड में हो जाती है। जो व्यक्ति जितना अधिक कृतज्ञता के भाव से भरा रहता है उन चीज़ों के प्रति जो उन्हें अस्तित्व ने, परमात्मा ने दी हुई हैं, वह उतना ही बड़ा पात्र बन जाता है अपनी चाह को, अपनी आकांक्षा को प्राप्त करने के लिए, रिसीव करने के लिए। तो इसलिए रिसीविंग मोड में होना जरूरी है। और अंतिम महत्वपूर्ण चीज़ है, जब आप अपने चेतन मन की चाह को, उसकी शक्ति 5% है, 95% अचेतन मन की शक्ति है। आपकी सामान्य रूप से सारी चाह चेतन मन में पड़ी रह जाती है। और विचार शक्ति का विज्ञान कहता है, द साइंस ऑफ माइंड पावर कहता है कि जैसे ही आप अपने चेतन मन की चाह को अपने अवचेतन मन में पहुंचा देते हैं, अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि सारा अस्तित्व एकजुट होकर आपकी उस चाह को, उस आकांक्षा को साकार करने में जुट जाता है और वो असलियत में प्रकट हो जाती है। तो अंतिम सूत्र है कि अपने चेतन मन की चाह को अपने अवचेतन मन में पहुंचाने की कला सीखें। और उसके लिए मैंने माइंड पावर मेडिटेशन सारी दुनिया को उपलब्ध कराया है, जो बेसिक कोर्स का एक अनिवार्य अंग है। हर व्यक्ति को माइंड पावर मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए। तो एक आयाम हुआ विचार शक्ति का विज्ञान। मैंने कहा 3 पिलर्स हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को प्राप्त करने के लिए। पहला पिलर है विचार शक्ति का विज्ञान। अब ठीक दूसरा पिलर है विचार शून्यता का विज्ञान। ठीक उसका उल्टा। आप कहेंगे अभी तो विचार शक्ति का प्रयोग कर रहे थे आप चीजों को पाने के लिए, अब ठीक उसका उल्टा विचार शून्यता, ये कैसे उपयोगी है? तो यहाँ लिपिका जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनुष्य का जीवन बड़ा अद्भुत है। जो चीजें हमारे जीवन में सहायक होती हैं, एक सीमा पर जाकर उन चीजों को छोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है, नहीं तो हम मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे सीढ़ियां आपको मकान की छत पर पहुंचाती हैं, लेकिन अगर आप सीढ़ियों पर ही खड़े रह गए तो कभी मकान की छत पर पहुंच पाएंगे? मकान की छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ियों को छोड़ना पड़ता है। जैसे नदी के उस पार आपको पहुंचना है, नाव सहयोगी होगी, लेकिन किनारे पर पहुंचकर अगर आप नाव पर ही खड़े रहेंगे तो कभी उस पार पहुंच पाएंगे? उस पार पहुंचने के लिए नाव को छोड़ना भी पड़ता है। तो विचार शक्ति का प्रयोग करना जरूरी है, तभी आप मंजिल पर पहुंच पाएंगे। लेकिन एक स्टेज पर आकर विचारों को छोड़ना भी जरूरी है, निर्विचार होना भी जरूरी है। विचार आपकी बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन विचारों को छोड़ना, विचार शून्यता की अवस्था में होना, उससे भी बड़ी शक्ति आपको उपलब्ध कराता है। इसे दूसरे ढंग से समझे लिपिका जी। जैसे आप कहें कि एक विद्यार्थी है, उसने 16 घंटे मेहनत की और 16 घंटे हर रोज मेहनत करने के कारण उसे परीक्षा में असाधारण सफलता मिली, टॉप कर गया। लेकिन मैं कहूँ कि उसको 16 घंटे मेहनत करने के कारण सफलता नहीं मिली, बल्कि वो 8 घंटे गहरी नींद ले सका, इस कारण उसको सफलता मिली। अगर 8 घंटे गहरी नींद नहीं मिलती तो वो 16 घंटे परिश्रम नहीं कर सकता। विचार शून्यता क्यों जरूरी है, इस संबंध में तीसरी महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ। जब से आप पैदा हुई हैं लिपिका जी, मेडिकल साइंस की रिसर्च कहती है कि आपका ब्रेन निरंतर काम कर रहा है। यहाँ तक कि जब आप सो रही होती हैं उस समय भी आपकी ब्रेन वेव्स एक्टिव रहती हैं। आप सिर्फ अनकॉन्शियस है, लेकिन आपका मस्तिष्क काम करता रहता है, आपके थॉट्स चलते रहते हैं। वही ड्रीम्स के रूप में आपको कभी कभी याद आते हैं, नहीं याद आते हैं तो लगता है आपने सपने नहीं देखे, लेकिन वो थॉट्स ही सपने बन जाते। तो आपका मस्तिष्क निरंतर कार्य कर रहा है। आपके बायो कंप्यूटर में और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में एक ही अंतर है
कि आपका बायोलॉजिकल कंप्यूटर ब्रेन लगातार काम कर रहा है जब से आप पैदा हुई हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अगर लगातार स्विच ऑन कर दिया जाए तो कुछ घंटों में ही गर्म हो जाएगा और उसमें वायरस आ जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा। कितना अद्भुत है आपका कंप्यूटर ब्रेन। अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा कि इसको भी स्विच ऑफ करना जरूरी है, और इसको स्विच ऑफ करने की टेक्निक का नाम है ध्यान। इसको स्विच ऑफ करने की टेक्निक का परिणाम ही है विचार शून्यता। तो ध्यान के अभ्यास से जब विचार शून्यता की अवस्था में हम पहुंचते हैं थोड़ी देर के लिए भी, तो हमारा ब्रेन तरोताज़ा और इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसकी क्षमता कई गुना बढ़ाई जा सकती है। इसलिए भी मस्तिष्क को विश्राम देने के लिए विचार शून्यता का अभ्यास जरूरी है। इट इज़ ए डिवाइस टू स्विच ऑफ योर computer brain so that it can become more efficient and more effective in your day-to-day life. विचार शून्यता क्यों जरूरी है? एक छोटी सी कहानी। दो भिक्षु बड़े अच्छे मित्र थे, गहरे दोस्त थे, लेकिन दोनों में एक बात को लेकर बहुत विवाद रहता था। एक कहता था कि जिंदगी में पैसे ही सारे दुखों का मूल है, सारी झंझट सारे उपद्रवों का कारण है, इसलिए पैसे कभी रखने ही नहीं चाहिए पास, कभी हाथ से पैसे छूता भी नहीं था। दूसरा कहता नहीं, जिंदगी को जीने के लिए पैसा, बिना पैसे के संसार चल ही नहीं सकता है, जीवन चल ही नहीं सकता है, पैसे बहुत बहुमूल्य। बस इन्हीं दोनों चीज़ों में विवाद रहता था। एक दिन दोनों 15 दिन की धर्म यात्रा पर निकले घर से, और रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ती थी। उस नदी को वह लोग पैदल चल के ही पार कर जाया करते थे। बहुत हल्का पानी रहता था, 2-4 फुट। लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं देखते हैं उस छोटी नदी में बाढ़ आ गई, और अब बिना नाव के उस पार नहीं जाया जा सकता है। तो दोनों नाव में सवार होते हैं और नदी के उस पार पहुँचते हैं। तो जिस भिक्षु के पास पैसे थे उसने पैसे दे दिए और दोनों पार हो गए। लेकिन जब उस पार गया तो जिस भिक्षु ने पैसे दिए थे उसने कहा कि अब तो तुम मान गए कि पैसों का होना बहुत जरूरी है। अगर पैसे ना होते तो हम पार नहीं हो पाते। दूसरे भिक्षु ने कहा, मूर्ख, तुम्हारे पास पैसे थे इसलिए तुम पार नहीं हो पाए, तुम पैसे छोड़ सके इसलिए तुम पार हो पाए। पैसे का होना नहीं, पैसे का छोड़ना काम आया। आप भी हैरान हो रही होंगी कि वास्तव में कौन सी बात सही है। निस्संदेह दूसरा आदमी बिल्कुल सही कह रहा है कि पैसे का होना नहीं, पैसे का छोड़ना काम आया। लेकिन पैसे छोड़ने के लिए पैसे का होना भी तो जरूरी है। तो इसलिए विचार शक्ति का प्रयोग करना और विचार शक्ति को छोड़ने की सामर्थ्य पैदा करना, यानी विचार शून्यता की सामर्थ्य पैदा करना, दोनों ही जरूरी है मंजिल पर पहुंचने के लिए। इसलिए दूसरा महामंत्र है विचार शून्यता का विज्ञान, और जिसके बारे में ये कैसे विचार शून्यता साधी जा सकती है, कैसे सरलता से इनर केमिस्ट्री ध्यान के माध्यम से रूपांतरित की जा सकती है, कैसे ध्यान के माध्यम से जिंदगी में हर मनचाही मंजिल को पाया जा सकता है, धन से लेकर ध्यान तक, पदार्थ से लेकर परमात्मा तक। इन 3 महामंत्रों के माध्यम से बड़ी सरलता से पहुंचा जा सकता है। तीसरा महामंत्र है हर पल आनंदित रहने का विज्ञान। मैं आपसे हृदय खोलकर कहना चाहता हूँ, मनचाही चीज़ों के पाने के विज्ञान का तीसरा महत्वपूर्ण आयाम है हर पल आनंदित रहना सीखिए। जो व्यक्ति जितना अधिक आनंदित रहता है उसकी मनचाही चीज़ें उतना अधिक तेजी से उसकी तरफ भागती हुई चली जाती हैं, और जो व्यक्ति जितना अधिक उदास, निराश, मरा मुरझाया रहता है उसकी मनचाही चीज़ें उतना अधिक तेजी से उससे दूर भागती हुई चली जाती है। ए फेंट हार्ट नेवर विंस ए फेयर लेडी, देयर इज स्माइल ऑन योर फेस, ऑल द ब्यूटीज ऑफ द वर्ल्ड विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। तीसरा महामंत्र कहता है हर पल आनंदित रहना एक कला है, इसे सीखा जा सकता है, और जो इस कला को सीख लेता है वो
जिंदगी में कुछ भी पा सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है, सारा अस्तित्व उसके लिए सहयोगी बन जाता है। तो इन 3 महामंत्रों का प्रयोग करके हम धन से लेकर ध्यान तक, पदार्थ से लेकर परमात्मा तक, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी आयामों को सरलता से आकर्षित कर सकते हैं और अपने जीवन के स्वयं के मालिक बन सकते हैं। और इन तीनों का सम्यक अभ्यास जिसे बड़ी सरलता से किया जा सकता है, जिसकी विधि मैंने साइंस डिवाइन बेसिक कोर्स में विस्तार से समझाई है, 3.5 घंटे का कोर्स है, निःशुल्क उपलब्ध है। हर युवा को, हर व्यक्ति को इस पृथ्वी पर उसे अवश्य करना चाहिए। गुरुजी, हमने पास्ट लाइफ की बात की, हमने इस कॉन्वर्सेशन में प्रेजेंट में अपने पास्ट को ध्यान में रखते हुए अपने प्रेजेंट को और फ्यूचर को सुधारने की बात की। हमने आपसे ये 3 महामंत्र प्राप्त किए जिसके थ्रू जो हमें वेस्ट पैकेज करके बेच रहा है मैनिफेस्टेशन, एक्चुअली आपने बहुत सरलता से उसको जो है यहाँ प्राप्त करने की बात की है कि हम क्या क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। हर कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चारों पुरुषार्थ हम प्राप्त कर सकते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा इस लास्ट लेग में मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि जो फ्यूचर है, फ्यूचर को देख पाने की शक्ति या पास्ट को देख पाने की शक्ति हर व्यक्ति में आनी क्या ज़रूरी है? मतलब गुरु का जो एक अपना स्थान होता है, शायद वो यही स्थान है कि वो आपको उस चीज़ में सक्षम कर सके जो आप में अंदर ऑटोमेटिकली नहीं है। तो आप एक तरह से क्या हर किसी को अपना गुरु बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब अपने अपने गुरु बन जाइए? यस, दैट इज़ व्हाट माय पर्पस इज, दैट जब मैं कहता हूँ धन से लेकर ध्यान तक, पदार्थ से लेकर परमात्मा तक, हर मनचाही मंजिल को हर व्यक्ति पा सकता है, तो इसके पीछे यही मंशा है कि आपके भीतर अनंत शक्तियाँ छिपी हुई हैं जिनको आप जगा सकते हैं। जैसे आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि कैसे आप सामने बैठी थी, कभी आपसे मेरा कोई परिचय नहीं था और आपके भीतर की ज़िंदगी के बारे में मैंने चीज़ें लिख दी। निस्संदेह आपको आश्चर्य होगा, लेकिन मैं आपसे इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक छोटी सी कहानी कहता हूँ जो भगवान बुद्ध के समय की कथा है। बहुत छोटी है इसलिए कह देता हूँ। एक राजकुमार भगवान बुद्ध से दीक्षित हुआ। उसी दिन भगवान बुद्ध ने उसको कहा कि तुम फला गांव में फला श्राविका है, उसके यहाँ जाओ और भिक्षा लेकर आज आ जाओ। उस दिन का टास्क दे दिया। वो राजकुमार भगवान बुद्ध के आदेश के अनुसार उस गांव में पहुंचता है। कोई 2 घंटे या पैदल यात्रा करके गया, थका था। रास्ते में सोच विचार करता हुआ पहुंचा, भोजन किया, भिक्षा ली, विश्राम किया और फिर वापस आया। शाम को भगवान बुद्ध के पास गया और कहा, भगवान मैंने आपके आदेश का पालन किया। भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, कल भी तुम्हें वहीं उसी श्राविका के यहाँ भिक्षा और भोजन के लिए जाना है। वो भगवान बुद्ध के चरणों पे राजकुमार गिर पड़ा और कहने लगा, प्रभु क्षमा चाहता हूँ, मैं दोबारा उस श्राविका के यहाँ नहीं जा सकता। भगवान बुद्ध ने पूछा, कारण क्या है? उन्होंने कहा, कारण बताना बहुत मुश्किल है, मैं इतना ही कहता हूँ, मुझे कहीं और भेज दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं, कारण तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तब उसने निवेदन किया कि भगवान, मैं यहाँ से निकला और रास्ते भर यही सोचता जा रहा था कि आज मैं राजमहल में रहता तो ये खाना मुझे पसंद था, ये खाना मुझे पसंद था, ये खाना पसंद था, और आज मुझे जो है भिक्षा के लिए श्राविका के घर जाना पड़ रहा है। अब कुछ भी अपने हिसाब से नहीं होना है। लेकिन प्रभु मैं उसके यहाँ पहुँचा तो ठीक वही चीज़ें मुझे उसने भोजन में परोसी जिन जिन चीज़ों को मैं पसंद करता था, जिन जिन चीज़ों के बारे में मैं रास्ते भर सोचता रहा। अच्छा। तो मैं एकदम से चौंक गया, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। मैंने सुस्वादु भोजन मैंने ग्रहण किया और भोजन करते समय मैं सोच रहा था कि अब तक मैं राजकुमार था, हमेशा भोजन करने के बाद घड़ी 2 घड़ी विश्राम करता था, लेकिन अब यहाँ कौन कहने को है कि विश्राम कर लो भोजन के बाद। कहता, मैं इतना सोच ही रहा था बार बार कि एकाएक उस श्राविका ने कहा, भंते
मेरा सौभाग्य होगा कि अब आपने भोजन कर लिया है तो घड़ी दो घड़ी यहाँ विश्राम भी कर ले। मैं भीतर से बिल्कुल चौंक गया, भगवान की हो सकता है ये भी संजोग हो। भोजन वही मुझे परोसा गया जो मैं सोचता आ रहा था, फिर श्राविका ने यही बोल दिया, तो मैंने सोचा हो सकता है ये भी संजोग हो। तो मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया और मैं विश्राम करने के लिए लेट ही रहा था। तो मेरे मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि आज मैं यहाँ हूँ, ना तो अपनी कोई सैया है ना कोई साया है, और कहाँ मैं राजमहल में था, अब यहाँ ना अपनी कोई सैया ना अपनी कोई साया। कहते हैं जैसे मैं ये चीज़ें सोच रहा था, थोड़ी देर में उस श्राविका ने कहा, भंते न सैया आपकी है न सैया मेरी है, न साया आपका है न साया मेरा है, यहाँ तो सब सबका है। उन्होंने कहा कि मुझे फिर बड़ी घबराहट हुई। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि ये आकस्मिक नहीं हो सकता है, ये संजोग नहीं हो सकता है, और मैंने उस श्राविका से पूछ ही लिया कि क्या आप मेरे भीतर के विचारों को पढ़ लेती हैं, जान लेती हैं? उन्होंने कहा, भंते ध्यान करते करते अब मैं अपने विचारों से पूरी तरह शून्य हो गई हूँ। अब जो मेरे सामने रहता है उसके भीतर के विचार मुझे पूरी तरह दिखाई पड़ने लगते। प्रभु, तब से मैं बुरी तरह घबरा गया हूँ और मैं बड़ी चिंता तनाव से भर गया हूँ। इसलिए आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ कि अब मैं दोबारा उस श्राविका के घर नहीं जाऊँगा। भगवान बुद्ध ने कहा, इसमें दोबारा उस घर में न जाने की क्या बात है, आपको वहीं जाना है, क्योंकि मैं बोल चुका हूं। और उन्होंने फिर भी संकोच करते हुए कहा, प्रभु नहीं, मुझे वहां न भेजें। जब भगवान बुद्ध ने आग्रह किया कि कारण बताओ, तब राजकुमार ने साफ साफ कहा, भगवान, जब मैं उसके घर में पहुंचा और उसको देखा, वह अत्यंत सुंदर युवती थी, उसका सौंदर्य अद्भुत था, और उसके सौंदर्य को देखकर मेरे प्राणों में काम वासना के बार बार विचार उमड़ रहे थे, और मुझे पक्का यकीन है कि वो सारे विचार भी उसने पढ़ लिए होंगे, सब उसे पता चल गया होगा। अब मैं किस मुंह से उसके सामने दोबारा जाऊं? तब भगवान बुद्ध ने कहा, अब तो तुम्हें जरूर जाना होगा, अब यह तुम्हारी साधना का हिस्सा है, लेकिन अब मैं तुम्हें एक विधि देता हूं, एक उपाय बताता हूं। अब आप उस तरह नहीं जाओगे जैसे पहली बार आप बेहोशी में गए थे। जब आप यहाँ से निकले थे, उसके पास तक पहुँचते समय आपके विचारों में क्या क्या चल रहा था, इस सब पर आपका कोई नियंत्रण नहीं था। आप अपने विचारों के प्रति बिल्कुल होशपूर्ण नहीं थे, अपने आप विचार आ रहे थे, जा रहे थे। अब आप यहाँ से निकलेंगे और उस श्राविका के घर पहुँचने तक अपने एक एक विचार को देखते हुए जाएंगे, और एक विचार आया, फिर दूसरा विचार आया, फिर तीसरा विचार आया, फिर चौथा विचार आया। इतना ध्यान रखिएगा पूरी यात्रा में जाते समय कि कोई भी विचार अनदेखा ना रह जाए, एक भी विचार अनदेखा ना रह जाए। हर विचार को देखते हुए जाना, ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट, बिना सोचे कि ये विचार अच्छा है कि बुरा है, क्या है कैसा, सिर्फ जो भी विचार आए उसको देखते रहना कि अब ये विचार आया, अब ये विचार आया, और इस तरह से जाना, इसी तरह से रहना, और इसी तरह से वापस आना। उसने चरण छुए और फिर अगले दिन उनके चरण छूकर श्राविका के घर के भिक्षा और भोजन के लिए रवाना हुआ। अब इस बार जब वो जा रहा था तो अपने विचारों के प्रति जागरूक था। क्योंकि विचारों के प्रति जागरूक था, कुछ देर तो विचार आते रहे आते रहे आते रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद विचारों का आना क्षीण होने लगा, और अंततः जब उसके चौखट पर पहुंचा तो उसे लगा कि विचारों का आना बिल्कुल बंद हो गया है। और जितनी देर उसके घर में रहा, भोजन किया, भोजन करते समय भी उसे लग रहा था कि जैसे
वो अपने शरीर से बाहर खड़ा है और विचारों को देख रहा है और विचार शून्य है। और वापस भिक्षा और भोजन लेकर के भगवान बुद्ध के चरणों में सिर रख देता है, कहता है भगवान चमत्कार हो गया। इस समय इस यात्रा में इस बार तो मैं विचारों से पूरी तरह शून्य रहा और अद्भुत था, एक अद्भुत आनंद था। मैं भोजन करते समय भी मुझे लग रहा था कि ये भोजन करने वाला कोई और है और भोजन करने वाले को देखने वाला कोई और है, और मुझ में और इस शरीर में और मुझ में और इन विचारों में पार्थक्य हो गया है, सेपरेशन हो गया है। अब मैं इनसे आइडेंटिफाइड नहीं हूँ, वो तादाद में टूट गया। और जब विचारों से तादाद में तोड़ने की कला आ जाती है, जब विचार शून्यता की घटना घट जाती है, तब दूसरों के विचार आपको वैसे ही दिखाई पड़ने लगते हैं जैसे आकाश में उड़ते हुए पक्षी। और यही वो विज्ञान है जिससे जब आप मेरे पास बैठती हैं या कोई भी बैठता है तो उसके भीतर क्या चल रहा है वो ऐसे ही दिखाई पड़ने लगता है जैसे खुली आंखों से आप सामान्य चीज़ों को देख लेते हैं। गुरुजी, मेरे पास सवाल तो बहुत हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि ये मेरा पहला ट्रिप था आपके सानिध्य में आने का, और मैं जब आई थी तो आपकी ही भाषा में बोलूँ तो अनकॉन्शियस स्टेट में आई थी। आज के एक्सपीरियंस के बाद मैं जो है एक अलग अनुभूति के साथ जा रही हूँ। 12 जब आपसे मिलूंगी तो आई एम श्योर कि मैं विचार शून्यता के मोड में आकर आपसे इस तरह के सवाल और रख सकूँ जो कि हमारे व्यूअर्स को जो है हेल्प करें। तो आज मैं इस वार्तालाप को यहीं विराम दूंगी। आज मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा आपके साथ, जहां आपके सामने बैठकर मैं पहली बार शायद आंख बंद करके उतनी देर बैठ पाई बगैर अपना ध्यान खोए, वो अपने आप में ही एक चमत्कार था। आपने जो मेरा पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर जो रीड किया है, रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे उस समय जब मैं आपके सामने उसको पढ़ रही थी। मुझे ये एक्सपीरियंस देने के लिए गुरुजी बहुत बहुत आभार, और मैं चाहती हूँ कि हम ये वार्तालाप और एपिसोड्स में जारी रखें। Most welcome, लिपिका। और आपसे मिलकर आज मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हुई गुरुजी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। Enjoyed being with you, talking to you. It's really so pleasant and you have very pleasant vibrations. Thank you so much. Thank you, Guruji. Thank you. My love. If you want to continue listening in to such interesting conversations about Bharat, do like and subscribe.